गुड इवनिंग बच्चों। जो न्यू स्पीड का फिजिक्स टेस्ट सीरीज है उसका 6वां टेस्ट जो हुआ था आपका कल, उसका 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। 25 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी हम शुरू कराने जा रहे हैं। देखिए जल्दी से। एक सिस्टम है जिसमें दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। आइडेंटिकल का मतलब है मास सेम है, और एक पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन a है और दूसरा पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन नहीं है। वन पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ये पार्टिकल रेस्ट में है, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, और हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा। हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहला 0, दूसरा ma और m प्लस m आइडेंटिकल हैं, तो ma अपॉन 2m, तो m से m कैंसिल, तो a/2। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा जरूर से जरूर। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए क्या आपको मालूम है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमको फोर्स बताता है, एक्सटर्नल फोर्स। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमको पार्टिकल पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क बताता है। एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क, तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए बोथ 1 और 2 होगा। और यहाँ पर हम अपने 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 पेपर में करेक्शन मतलब करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन कर लीजिए क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। हालांकि आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा, और बोथ 1 और 3 आंसर में है नहीं। तो यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, डी एफ डी पी अपॉन डी टी एफ डी एल अपॉन डी टॉर्क, और यहाँ पर लिखना है, वहाँ नहीं, यहाँ पे डी एफ अपॉन डी टी बराबर टॉर्क। ये गलत हमने करवा दिया क्योंकि डी एफ अपॉन डी टी एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, छोटा है पर अच्छा क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन, एक पर्सन है जो कि रोटेटिंग स्टूल में बैठा हुआ है। स्टूल में बैठा हुआ है, अपने हाथ फैलाए है, ओपन आर्म किए हुए, ये देखिए हाथ फैलाए। अब इसने अपने हाथों को सिकोड़ लिया, यानी कि क्लोज कर लिया, ठीक है ना। तो हाथों को सिकोड़ लेने पर क्या होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, डिक्रीज करेगा, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यानी कि आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमेगा होगा वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ सिकोड़ने से आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तो कौन सा आंसर होगा? हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज। और वो सारे ऑप्शन सही हैं, जिसमें से इन चार में से केवल ये सही है, और वो सब कुछ सही लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। Thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its own axis. एक सर्कुलर रिंग है जो अपने एक्सिस पर घूम रही है, मास m और रेडियस इसका r है, ठीक है ना। अब क्या किया गया, इसके बाद 4 ऑब्जेक्ट जिनका मास m है जेंटली रख दिया गया अपोजिट एंड्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स। इस डिस्क के जो 2 परपेंडिकुलर डायमीटर है, एक ये ले लो और दूसरा ये ले लो, इनके किनारों पर छोटे छोटे मासेस और रख दिए गए, और अब इसका नया एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो जे इनिशियल इज इक्वल टू जे फाइनल करेंगे, तो यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ओमेगा 2, ठीक है ना। तो I की जगह पर तो खैर हम कैपिटल M और रेडियस का स्क्वायर mr² हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल mr² प्लस स्मॉल mr² इंटू 4 भी करेंगे, क्योंकि ऐसे 4 मासेस हैं, 1 2 3 4,
1 2 3 और ये चौथा, और ओमेगा ओमेगा 2, ओमेगा 2 जिसको हम ओमेगा डैश बोल रहे हैं, मान लीजिए ओमेगा डैश, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो एम ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस 4 स्मॉल एम ओमेगा डैश। तो इस तरीके से नई एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m, ठीक है ना। ये डिस्क का मास कैपिटल एम और पार्टिकल्स का मास स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया। क्वेश्चन बिल्कुल आने लायक, बिल्कुल आपकी लिमिट के अंदर क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, आपसे हो जाना चाहिए था। एक व्हील पर अगर हम ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये हम क्लास में कई बार बता चुके हैं कि सबसे ऊपरी पॉइंट पर जब भी हम बल लगाएंगे तो फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में बनेगा। प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हम कई बार बता चुके हैं थ्योरी में, इसलिए इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर किसी पहिए के ऊपर अगर आप बल लगाएंगे तो नीचे जो फ्रिक्शन लगता है वो उसी डायरेक्शन में लगता है, और एक लिमिट के बाद नीचे यहाँ पर कहीं बल लगाएंगे तो फ्रिक्शन पलट जाता है। तो ये तय बात है कि सबसे ऊपर अगर बल लगाते हैं तो फ्रिक्शन बल की दिशा में ही लगता है। स्टेटमेंट है टू अनस्क्रू द रस्टेड नट। एक नट है, मान लीजिए ये देखिए, ये एक नट है जो कि कसा हुआ है, जंग लग गया है बिल्कुल उसमें। जंग लगने का मतलब ये हो गया कि बहुत ही ज्यादा टाइटली कसा हुआ है, और इसको खोलने के लिए हम जो स्क्रू लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए। तो सभी जानते हैं कि जो स्क्रू इसको पकड़ेगा, ये देखिए स्क्रू इसको ने पकड़ लिया, ये स्क्रू ड्राइवर है, इसका हैंडल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हैंडल बड़ा होगा तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा और ये खुल जाएगा, और अगर हैंडल छोटा होगा तो हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप बात को समझिए, अगर आप किसी भारी पत्थर को ऐसे उठाना चाहते हैं तो आप सब्बर नीचे लगाएंगे और सबसे किनारे पर ऐसे बल लगाएंगे तो उठ जाएगा, और आगे बल लगाएंगे तो नहीं उठेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। wrench with long arm increase the force needed to rotate the arm। गलत हो गया। इनका कहना है कि लॉन्गर आर्म रखेंगे, यानी कि हत्था लंबा रखेंगे तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। नहीं, हत्था बड़ा रखेंगे तो कम बल लगाते ही ये नट खुल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये गलत है। कौन सा चॉइस करें भैया? बोथ नो। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं। थ्योरी पर ध्यान दीजिए, आप लोग क्लास करते रहेंगे तो थ्योरी आपकी क्लियर होती रहेगी और थ्योरी क्वेश्चन आपसे बेहतर तरीके से निकल पाएंगे। न्यूट्रॉन टक्कर करता है, हाँ ये न्यूट्रॉन है जो कि चल रहा होगा। ये एक स्टेशनरी ड्यूट्रॉन यानी कि 2m, और ये रुका हुआ है। टक्कर करते हैं, टक्कर के बाद फिर अलग हो जाते हैं, तो फ्रैक्शनल लॉस पूछा गया है। एक पार्टिकल चल रहा हो और एक पार्टिकल रुका हो, टक्कर हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी में होने वाला फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला क्या आपको मालूम है? 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लागू है जब एक पार्टिकल चल रहा हो, दूसरा रुका हो, तब ये लॉस का फॉर्मूला हमारी बुकलेट में 3rd आर्टिकल में इसको कराया गया है। 4m 2m, न्यूट्रॉन का मास m, ड्यूट्रॉन का मास 2m, और m प्लस 2m का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ गया आपका 8m स्क्वायर, और नीचे आ गया 3m का स्क्वायर, यानी कि 9m स्क्वायर। 9m समझ में आ गया? m प्लस 2m 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर। m स्क्वायर कैंसिल करेंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको ये आंसर इतनी जल्दी तभी मिलेगा जब आपको ये फार्मूला याद होगा। मैं आपसे पहले भी कहा है कि जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर देना चाहते हैं, नीट का या जेईई मेंस का, उनको फार्मूले बहुत अच्छे से याद होंगे तो आपको 35 क्वेश्चन केवल फार्मूले पर बेस मिल जाएंगे। आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ मास W, ओके। ये दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं m मास की, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। इन दोनों की टक्कर हो जाती है और टक्कर के बाद परफेक्टली इनइलास्टिक ये एम्बेड हो जाते हैं
और एम्बेड होकर कॉमन वेलोसिटी से चलते हैं। इस टक्कर में एनर्जी का सबसे ज़्यादा लॉस होता है और उस एनर्जी लॉस का फॉर्मूला अगर आपको मालूम हो, m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। जब हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ाया जिसमें बॉडीज एम्बेड हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो उसमें हमने ये फॉर्मूला आपको बताया, निकलवाया, डराइव करवाया। तो यहाँ पर मास की जगह पर देखिए WW और 2 मास को इस आर्टिकल में, इस सवाल में W से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हो गया W और ये हो गया 2, ये हो गया U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। एक कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आ गया W/4 U1 माइनस U2 होल स्क्वायर। कितना अच्छा सवाल है, लेकिन तब जब आपको फार्मूले अच्छे से याद रहें, उनको याद करना अभी से शुरू कर दें आप लोग। और एक बात और भी है, टेस्ट में जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें जो भी फार्मूले लग रहे हैं उनको याद करते जाइए, उनको एक किनारे पे कहीं लिखते जाइए, ठीक है ना, कि ये सवाल पूछे गए और ये सवाल ऐसे थे जो फार्मूले से निकल रहे थे, तो उन फार्मूलों को आप या तो एक अलग से लिखते जाइए या उन्हीं सवालों को बार बार दोहराते जाइए जिनमें फार्मूले से मालूम है। कोलिनियर कोलिजन हो रहा है, कोलिनियर कोलिजन, जिसमें एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v0 है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, और दूसरा पार्टिकल रेस्ट में कहा गया। टक्कर हो गई और टक्कर होने के बाद दोनों फिर से अलग अलग हो गए और v1 और v2 वेलोसिटी से चलने लगे। तो टक्कर के बाद हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है v1 माइनस v2 हमें फाइंड करना है। ये हमारा सवाल है। रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में माइनस में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस में होती है। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है और इसमें यह भी कहा गया है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 50% ज़्यादा है। तो इतना और इसका आधा और इतना, ये देखिए, तो जो के फाइनल है वो कहने का मतलब है 3/2 टाइम्स के इनिशियल है। के फाइनल मतलब हाफ m v1 स्क्वायर एंड हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स हाफ m v0 स्क्वायर। ये देखिए हाफ m v0 स्क्वायर, तो हाफ m कट गया, तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिल गया और वो रिजल्ट है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 v0 स्क्वायर। इस रिजल्ट को हमने अपने पास रख लिया। अब आ जाइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। सो m से m कटा, यहाँ से आ गया v0 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। लेकिन हमें तो v1 माइनस v2 का मान निकालना है, जिसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2। अब हम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का मान यहाँ पर रखने वाले हैं, तो 3/2 v0 स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 2 v1 v2 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। इस तरीके से हम 2v1 v2 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 3/2 v0 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ा कि 2v1 v2 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 3/2 v0 स्क्वायर, यानी कि माइनस 1/2 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 v2। इस तरीके से हमने v1 v2 निकाल लिया, जो कि v0 स्क्वायर बाई 4 विद माइनस साइन, ठीक है ना। ये रिजल्ट निकालने से हमें क्या लाभ हुआ ये आपको अब समझ में आएगा। एकदम आखिरी स्टेप में, यहाँ पर देखिएगा जरा, आखिरी स्टेप में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अब हमको क्योंकि v1 माइनस v2 निकालना है, तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस
4v1 v2, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन हमारा लिखने का उद्देश्य ये है कि हमें v1 माइनस v2 ही तो फाइंड करना है। उसके लिए हमको v1 प्लस v2 पता होना चाहिए और v1 v2 पता होना चाहिए, इसीलिए हमने ये सब किया और अपने आखिरी स्टेप पर हम पहुंच चुके हैं। तो ये v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर कहाँ गया, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर कहाँ गया, ये देखिए, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब मैंने लगाया था तो v1 प्लस v2 का मान v0 आया था और उसका होल स्क्वायर का मतलब हो गया v0 स्क्वायर माइनस 4 और v1 v2 का मतलब है माइनस का v0 स्क्वायर बाई 4। इस प्रकार से 4 से 4 कट गया तो ये बन गया v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2v0 स्क्वायर। इसलिए v1 माइनस v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 v0 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 v0। इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिए क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा और ये सवाल आएगा तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही छपा छपाया आ जाएगा। उस रिजल्ट को आप लोग याद कर लीजिए। टक्कर के बाद दोनों v1 v2 से चलने लगेंगे सेम डायरेक्शन में और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 जो होगी वो अंडर रूट 2 v0 के बराबर होगी, ठीक है ना। ये चित्र टक्कर के पहले का है, ये चित्र टक्कर के समय का चित्र बना हुआ है और ये टक्कर के बाद का, टक्कर के पहले टक्कर के बाद, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद। बहुत अच्छा सवाल है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइडेड द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उनके बीच की दूरी को किस तरीके से डिवाइड करता है। m1 और m2 ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच की दूरी मान लीजिए d है और ये इनका सेंटर ऑफ मास है और ये दूरी आपकी r1 है और ये दूरी आपकी r2 है। हाँ, सेंटर ऑफ मास की m1 से दूरी r1 और सेंटर ऑफ मास की m2 से दूरी r2 है। तो r1 कैसे लिखा जाता है, r1 लिखने के लिए m2 अपॉन m1 प्लस m2d लिखते हैं और r2 कैसे लिखते हैं, r2 लिखते हैं m1 अपॉन m1 प्लस m2d। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि r1 और r2 का जो रेशियो है वो m2 बाई m1 के रेशियो के बराबर है, यानी कि मास के इनवर्स रेशियो के बराबर है। डायरेक्ट नहीं, इनवर्स रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्टिकल। थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सरल है, आसानी से आपने करा होगा। ये तीन पार्टिकल्स हमको दिखाए जा रहे हैं और इनका सेंटर ऑफ मास खोजना है और पता लगाना है। तो आइए हम इसको x एक्सिस मान लें और इसको y एक्सिस मान लें, ठीक है ना, और इसको ओरिजिन मान लें और अब लगाना शुरू करें कि XCM कैसे निकलेगा। इसको m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए, इसको m3 मान लीजिए। तो m1 यानी कि 1.5 इंटू 0, m1 x1 प्लस m2 यानी कि ओके ये 1 है। 1 इंटू 0 प्लस 1.5 इंटू 3, ओके, प्लस 2.5 इंटू 0 क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है ना, और अपॉन टोटल मास 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5। इस तरीके से ऊपर हमको मिल रहा है 4.5 और नीचे हमको मिल रहा है 5, यानी कि 45 बाई 50 यानी कि 9 बाई 10 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। इसको देखते ही आपको चौथा ऑप्शन टिक कर देना चाहिए। YCM निकालने में समय खराब करना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप YCM निकाल भी लेंगे तो निकालने के बाद आपको मिलेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चौथे ऑप्शन में ही लिखा हुआ है कि जो CM होगा वो 1 kg से 0.9 सेंटीमीटर दाईं तरफ होगा और 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा। यहाँ पर होगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। XCM से ही हमको सही आंसर मिल गया तो हम YCM निकाल कर टाइम खराब टेस्ट में नहीं करेंगे। अभी सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दें, लेकिन टेस्ट में समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभी सॉल्व करना है तो कर लीजिए ना, कोई इसमें ऐसी बात थोड़ा है। M1 Y1 और M2 Y2, अरे भैया ये भी 0, इसका भी Y 0 और इसका Y होगा, केवल इसमें Y होगा, किसमें 2.5 इंटू 4
2.5 इंटू 4 अपॉन टोटल मास कितना 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5। सो ऊपर जो आपको दिख रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है 10 और नीचे आपको दिख रहा है 5, तो कितना आ गया बताइए 2 सेंटीमीटर। तो आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि दो चीज़ें दी होती हैं और पहली चीज़ को निकाल के ही हम सही ऑप्शन का चुनाव कभी कभी कर लेते हैं। क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है। एक रॉड है जिसके नीचे हिंग है, मतलब कील गड़ी हुई है यहाँ पर, और इसको इस एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया गया। ओके, तो क्वेश्चन है कि हम कितनी तेज घुमाएं कि ये कील इस पर कोई फोर्स ना लगाए। कील रॉड पर जो फोर्स लगाएगी दैट विल बी कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, क्योंकि रॉड कील को एक्शन देगा और कील रॉड को रिएक्शन देगा। तो वो रिएक्शन ना लगे ऐसा हमको ओमेगा फाइंड करना है, कितना ओमेगा होना चाहिए। तो आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका देखिए mg नीचे की ओर होगा और कील के द्वारा मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर होगा। ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन बना हुआ है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर होगा, दैट विल बी हाफ एम एल ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रॉड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम एल ओमेगा स्क्वायर नहीं होता है, एम एल ओमेगा स्क्वायर का हाफ होता है, क्योंकि मास पूरे रॉड में फैली हुई है। तो अगर पॉइंट की जगह पर मास होता, पॉइंट मास होता तो होता एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन मास पूरी लेंथ में फैला हुआ है तो हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर का मतलब रॉड की लेंथ से लिया जा रहा है। अब देखिए हाँ, हम इसी रॉड पर बैठ गए हैं तभी हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, अदरवाइज हम इसको लगाते ही ना। तो देखिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एम एल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। हम चाहते हैं कि कील रॉड पर कोई फोर्स ना लगाए, तो n बराबर हम 0 करना चाहते हैं सवाल के अकॉर्डिंग, तो n को 0 कर दिया, तो हाफ एम एल ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इज इक्वल टू एम जी, एम से m काट दीजिए तो आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g/l। सो रॉड की एंगुलर वेलोसिटी अंडर रूट 2g/l होनी चाहिए। इस वेलोसिटी से अगर इस रॉड को ऐसे घुमा दिया जाएगा तो कील रॉड पर कोई रिएक्शन नहीं लगा पाएगी। ठीक है ना? आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने आप जरूर एक बार करिएगा। टू इक्वल बिलियर्ड्स बॉल आर कॉन्टेक्ट। अच्छा, दो एक जैसी बिलियर्ड की गेंदें कांटेक्ट में रखी हुई हैं। तीसरी गेंद भी उन्हीं की जैसी है जो कि यू वेलोसिटी से जा रही है और वो इससे टकरा जाती है। जैसे ही टक्कर होती है तो जो बॉल चल रही थी वो रुक जाती है और बाकी दोनों जो बॉल्स हैं वो वी वेलोसिटी से बिल्कुल सिमेट्रिकली मूव करने लगते हैं। सिमेट्रिकली मतलब बराबर एंगल पर मूव करने लगते हैं। अब देखिए, ये देखिए 2r और ये देखिए 2। इस डायग्राम को हम दोबारा बनाएंगे क्योंकि तीसरी बॉल तो हमने बनाई नहीं थी। ये है पहली बॉल, ये है दूसरी बॉल और ये निकल गई तीसरी बॉल। ये सिमेट्रिकली v वेलोसिटी से उधर गई और ये सिमेट्रिकली v वेलोसिटी से इधर आई। अब जरा देखिए, ये दूरी r है और ये दूरी r है और ये भी दूरी लगभग लगभग r है, तो ये पूरा एंगल जो होगा ये 60 होगा। ये एंगल 60 होने की वजह से ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम कलर चेंज कर दें, ये जो आपको एंगल नज़र आ रहा है ये वाला, ये एंगल 30 डिग्री, तो नीचे वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। इस एंगल को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जिसको हमने पहचान लिया। अब आइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, तो mv चलिए mu, v को u कर लेते हैं। चलिए, तो mu प्लस 0 इज इक्वल टू mv cos 30
और प्लस दूसरे वाला का एम वी कॉस 30। अच्छी इक्वेशन है। तो ये हो गया एम यू इज इक्वल टू 2mv cos 30। मास कट कर लीजिए और u इज इक्वल टू 2v cos 30 अंडर रूट 3/2। इस तरीके से u इज इक्वल टू 2 से 2 काटने के बाद अंडर रूट 3 टाइम्स v हो गया। इस तरीके से v की वैल्यू आ गई है u अपॉन अंडर रूट 3। तो देखिए ये v फाइंड करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमसे तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा गया है। अब आ जाइए न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन की हम बात करना शुरू करें। तो उसके लिए हम फिर से एक डायग्राम यहाँ पर बना दें कि देखिए ये बॉल टक्कर के पहले चल रही थी u वेलोसिटी से, और ये बॉल टक्कर के बाद जाने लगी इस तरफ v वेलोसिटी से और दूसरी इधर जाने लगी। तो ये फर्स्ट हो गई और ये मान लीजिए कि सेकंड हो गई और ये भी मान लीजिए कि सेकंड हो गई, ठीक है ना। हाँ, ये भी सेकंड हो गई। अब न्यूटन कहते हैं कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर उनका नियम लगता है। ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर उनका नियम लगता है। कौन सा नियम? E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिसीजन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन है। कोलिजन जब हम हेडिंग डालते हैं तो सबसे पहले यही बुकलेट में लिखा हुआ, यही समझाते हैं, लेकिन ये जो लॉ है वो बिल्कुल उनको कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया जाता है। कांटेक्ट सरफेस ये देखिए, ये इसके परपेंडिकुलर, तो इसके लिए हमको u का कंपोनेंट करके चलना पड़ेगा। तो ये u है और ये एंगल 30 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो ये u cos 30 होगा, ठीक है ना। बस काफी है, इतना हो जाएगा। तो चलो v2 बोलिए। v2 मतलब v और v1 ये तो टक्कर के बाद हाँ, ये तो टक्कर के बाद रुक गया तो 0, और u1 यानी कि u cos 30 और माइनस u2 ये देखिए दोनों रुके हुए थे तो 0। तो v माइनस 0 क्योंकि टक्कर के बाद ये रुक जाएगा, और अपॉन u कौन सा लेंगे? cos 30 वाला, ठीक है ना। u1 माइनस u2 तो दोनों रुके हुए थे तो ये 0 हो गया। तो ये आ गया v अपॉन u और अंडर रूट 3/2 cos 30 की वैल्यू है। v की वैल्यू आप बताएंगे मुझको। हाँ, v की वैल्यू है u बाई रूट 3 और u और फिर अंडर रूट 3/2। तो u से u कैंसिल करवा देंगे, ये 2 ऊपर जाएगा। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 और नीचे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ क्वेश्चन है और ये सेक्शन बी में आया है, इसलिए आप इसको छोड़ने की चॉइस रखते थे और काफी लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं भी किया होगा। आगे कभी ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर जाए तो आप इसको अटेम्प्ट करने की हिम्मत कर सकते हैं अगर आपने इसका सोल्यूशन देख लिया। A particle move along the circle of 40/pi constant tangential acceleration, उसकी वेलोसिटी 100 हो गई चौथे चक्कर के बाद। तो क्वेश्चन है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फाइंड करिए। आपको पता होगा कि सर्कुलर मोशन में भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, और चलिए थर्ड इक्वेशन लगाने जा रहे हैं, क्योंकि एंगल की बात आ गई है, क्योंकि चक्रों की बात आ गई है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, तो वी स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 A हमको निकालना है, और ये हो जाएगा 4 चक्रों में 2 पाई r इंटू n चक्रों में 2 पाई r n। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फिर 80 फिर 2 पाई r की वैल्यू 40 अपॉन पाई और n की वैल्यू 4, ठीक है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 416
इंटू 40 और साथ में 80। देखिए ये दोनों 2 इंटू 2 4 4 4 16 16 इंटू 40 और ये 80 कहाँ गए, ये 80, ठीक है ना। तो 80 बराबर आ गया 100 इंटू 100 अपॉन 40 और 16। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर अगर कट करेंगे, कट करने की जगह बना देते हैं भैया, थोड़ा नीचे नोट कर दें। 80 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 40 इंटू 16। तो 4 से काटें तो ये 4 हो गया और ये 25 हो गया, और इसको 20 से काटें तो ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। इसकी वजह से 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया और सिंपल सवाल है। कई लोगों की प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये सवाल उनके हाथ से निकल भी सकता हो गया होगा, लेकिन ये सवाल आसान सवाल है, हो जाता है। A ball of 0.5 kg collide with wall of at 30 डिग्री। एक बॉल एक दीवार पर 30 डिग्री पर टकराती है। कुछ न दिया जाए तो टक्कर नॉर्मल से ही लेते हैं और फिर उसी वेलोसिटी से इलास्टिकली रिबाउंड हो जाती है। जिस वेलोसिटी से आती है उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाती है। तो फोर्स हमें फाइंड करना है। कोलिजन का टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सभी लोगों ने लगभग कर लिया होगा। उसके लिए हमको कंपोनेंट करने होंगे। कंपोनेंट जल्दी से जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए। तो ये v cos 30 और ये कंपोनेंट v sin 30। इसी प्रकार से ये कंपोनेंट v cos 30 और ये कंपोनेंट v sin 30। तो दीवार के पैरेलल तो कोई चेंज इन मोमेंटम है नहीं, क्योंकि ये भी mv sin 30 और ये भी mv sin 30, और ये mv cos 30 और ये mv cos 30, ठीक है ना। एक को माइनस मान लो और एक को प्लस मान लो, किसी को भी कुछ भी मान लो। हमने इसको माइनस कर लिया, इसको प्लस कर लिया। तो अब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1, यानी कि m v2 माइनस m v1। m कॉमन ले लें तो v2 माइनस v1। तो v2 क्या लेंगे, ये v2 है, ये देखिए v cos 30, v cos 30 और v1 है माइनस v cos 30। तो ये हो गया डबल, यानी कि 2mv cos 30, यानी कि 2mv cos 30 √3/2। तो ये आ गया mv अंडर √3। मास कितना है, मास है 0.5 और वेलोसिटी है 12 अंडर √3, यानी कि 6 अंडर √3। ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब दीवार पर लगने वाला एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो ये हो गया 6 √3 और टक्कर का समय है 1 सेकेंड। तो आंसर आ गया अंडर √6 √3 न्यूटन। क्वेश्चन अच्छा है, फिर भी अगर प्रैक्टिस ना होगी तो कुछ लोगों का गलत भी हो सकता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, बुकलेट में 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के कराए गए हैं और आप हर टेस्ट में कहीं ना कहीं इसको देखते ही होंगे। स्टेटमेंट है इन रोलिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी हैव सेम लीनियर वेलोसिटी। क्या बात कर रहे हो यार, रोलिंग जब बॉडी करती है तो सीएम की वेलोसिटी v होती है, इसकी वेलोसिटी आपकी 2v होती है, इसकी वेलोसिटी 0 होती है, और इसकी वेलोसिटी जो होती है वो इधर होती है, नहीं इधर नहीं होती, और ये अंडर रूट 2v होती है। सबकी अलग अलग होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और दूसरा स्टेटमेंट, रोटेशनल मोशन डज नॉट अफेक्ट द लीनियर मोशन। क्या बात कर रहे हो भैया, क्या बात कर रहे हो। जब ये v चलता है v और ये चलता है ओमेगा, ठीक है ना, तो v बराबर क्या होता है बताइए, r ओमेगा, यानी कि रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशन मोशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रोटेशन जितना तेज होगा ट्रांसलेशनल मोशन भी उतना ज्यादा होगा। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। A disk of radius r rotating with an angular speed omega naught about the horizontal axis. कमाल है भाई, जब एक डिस्क अपने सेंटर एक्सिस के अबाउट घूम रही है, देखिए केवल घूम रही है, केवल घूम रही है, उसके बाद क्या किया गया,
अभी इसको टेबल पर नहीं रखा गया और अब उसके बाद इसको टेबल पर रख दिया गया। जब इसको टेबल पर रखेंगे, अब जब रखेंगे तब, हाँ अब जब इसको हम रख देंगे, कितना बना दिया भैया, हटाओ। अब जब इसको हम टेबल पर रख देंगे तब ये उस समय ये क्या करेगी, वो चलने भी लगेगी। ये देखिए चलने भी लगेगी और घूम तो रही थी पहले से ही, तो दोनों मोशन आ जाएंगे। लेकिन रखने से पहले केवल घूमेगी, यानी रखने से पहले सीएम में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ये देखिए वीसीएम विल बी इक्वल टू 0, और वीसीएम तब बनेगा जब ये कांटेक्ट में आएगा, तब फ्रिक्शन लगेगा जो इसको आगे की तरफ लुढ़काना शुरू करेगा, तो आंसर होगा 0। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और लग ही नहीं रहा कि एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आंसर किया जा सकता है। जब वो अपनी जगह पर घूम रही है तो वीसीएम होगा ही नहीं, जब रख देंगे तब ये आगे बढ़ना शुरू करेगी, तब ये घूमेगी भी और चलेगी भी। तो कहने का मतलब ये कि रखने से पहले सीएम की वेलोसिटी पूछी गई तो वो 0 होगी। एकदम आसान सवाल था। यहाँ पर 4 पार्टिकल्स हैं जो रिस्पेक्टिवली ए, बी, सी और डी पर रखे हैं और एक्सिलरेट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन आई जे फॉर्म में पता करना है। ए बी सी डी को 1 2 3 4 मान लीजिए। तो आइए ए सी एम वैक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। M1 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। MA माइनस आई कैप ये उधर जा रहा है, तो 2M A J कैप, फिर ये वाला इधर जा रहा है, 3M A I कैप, और चौथा वाला इधर जा रहा है, तो 4M A माइनस J कैप अपॉन टोटल मास M प्लस 2M, M प्लस 2M प्लस 3M प्लस 4M। ये टोटल मास हो गया 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है ना। तो I वाले को देखिए, तो 2M A I कैप बचा, और J वालों को देखिए, J वालों को देखिए तो माइनस 2M A J कैप अपॉन 10M, ठीक है ना। तो 2M A बाहर ले लेंगे, अपॉन 10M हो जाएगा, और I कैप माइनस J कैप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी करिए, बस मुझे बैटरी देखनी थी, बैटरी कम हो रही है जरा उसकी। तो ये हो गया 2 से 10 को काटा तो ये हो गया A/5 आई कैप माइनस जे कैप। ये लीजिए हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर लिया होगा। और अगर जो थोड़ा बहुत ये जैसे ध्यान नहीं दिया कि ये माइनस आई कैप है, ये जे कैप है, ये प्लस आई कैप है और ये माइनस जे कैप है, और मासेस भी M 2M 3M और 4M है, तो थोड़ा सा मतलब ध्यान देकर सॉल्व करने वाला सवाल ये बना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें एक नॉन लीनियर रॉड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी जो दी हुई है वो दी हुई है x और फिर a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये पता करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पतली सी पट्टी मान लेते हैं जिसका मास होता है dm और ये दूरी होती है x, और तब हम लोग फार्मूला लगाते हैं xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। ये फार्मूला लगाने से पहले हम लोग dm जरूर फाइंड कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू dm बाई dx, ये इसकी मोटाई है dx, ठीक है ना। मास dm, मोटाई dx। तो इस प्रकार से रो बराबर मास पर यूनिट लेंथ, सो dm इज इक्वल टू रो dx। तो यहाँ पर आप रख दीजिए या रो भी यहीं रख दीजिए, चलिए। तो dm हम सीधे सीधे रख देंगे, तो रो को हम थोड़ा और ठीक करके रखें तो बेहतर है।
x को अंदर ले जाएं तो ax हो गया और फिर bx क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, जल्दी से इंटीग्रेट हो जाएगा और कोई बात नहीं है। हम x को अंदर ले जाके थोड़ा आसान बना लिया। तो ax प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमने dm बना के तैयार कर लिया। इसको हम यहाँ रखने वाले हैं और जल्दी से इंटीग्रेशन करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो इंटीग्रेशन x हो गया और फिर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमने dm रख दिया और नीचे हमें सिर्फ dm रखना है। तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका dx, ये हमने रख दिया। अब हम इस x को a1 प्लस बस ये उतारने में गलती हो गई, सब गड़बड़ हो गया, सब हटा दीजिए। नहीं, रो को लिखने में ही गड़बड़ी हो गई। रो क्या लिखा था हमने देखा ही नहीं। जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो a बाहर है और 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर है। यहीं पे जब गड़बड़ी हो गई तो फिर कहने की कोई बात ही नहीं है। रो बराबर होता है dm बाई dx, इसलिए जो dm होगा वो होगा रो dx। रो को हमने कहा सही कर लेते हैं, तो a को अंदर ले गए और फिर थोड़ा सा आसान बना लिया। a को अंदर ले गया तो यहाँ a आ गया, यहाँ ab आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया। उसको यहाँ रख देते हैं, तो ये आ गया a प्लस ए बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये dm बन के तैयार हो गया। अब हम इसको यहाँ रख देंगे और जल्दी से अपना आंसर निकाल लेंगे। ज़्यादा जल्दी में भी कभी कभी यही हो जाता है। a प्लस ए बी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद डी एक्स अपॉन नीचे सिर्फ dm रखना है, यानी कि a प्लस ए बी एक्स स्क्वायर बस। अब इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इसको हम लोग। x को अंदर ले जाकर थोड़ा सा और आसान बना लें। ए एक्स प्लस ए बी एक्स क्यूब डी एक्स, और नीचे ऐसा कुछ नहीं करना, नीचे जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, a प्लस ए बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देर ना करें भाई, इंटीग्रेट करें। तो ऊपर इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करें हम लोग। ऊपर इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करें। ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बी एक्स की पावर 4 बाई 4, ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा a का इंटीग्रेशन ए एक्स और ए बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट लगाएंगे 0 से 1 की, क्योंकि रॉड की लंबाई 1 मीटर है, केवल पूरी लंबाई 1 मीटर है। तो लेंथ की लिमिट एक्स की लिमिट लगेगी 0 to 1। तो लिमिट आसान होने की वजह से सवाल हमारा आसान हो गया, नहीं तो मुसीबत थी एकदम। तो ऊपर आ रहा है a बाई 2 प्लस ए बी बाई 4, ठीक है ना। और नीचे आ रहा है, ये इतना आसान इसलिए हो रहा है क्योंकि लिमिट ही आसान है, 0 से 1 की लिमिट है। तो ये नीचे आ रहा है a प्लस ए बी बाई 3। तो ये आसान हो गया, हम a से a कॉमन लेके काट देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस बी बाई 4 और नीचे आ जाएगा 3 प्लस बी बाई 3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 के साथ में 2 प्लस बी आ जाएगा और 4 के साथ में 3 प्लस बी आ जाएगा। ऐसा सवाल सेंटर ऑफ मास का सवाल है और तभी अटेम्प्ट करें जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो। हमारी यहाँ पर ये गलती मानी जा सकती है कि हमने ऐसा रो दिया जिसको इंटीग्रेट करने के पहले आपको थोड़ा काम करना पड़ा। लेकिन आप ये भी समझिए कि हमने आपको एक कठिनाई दी है तो एक आसानी भी दी है कि हमने रॉड की लंबाई को केवल 1 मीटर माना है। इसलिए लिमिट 0 से 1 होने की वजह से लिमिट एक तरीके से रखनी नहीं पड़ी, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 हो गया। तो कोई कैलकुलेशन अंत में नहीं हुआ। शुरुआत में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने इस सवाल की प्रैक्टिस कर ली तो बाकी सवाल देखने में इससे आसान होंगे और आप कर ले जाएंगे जरूर बहुत तेजी से।
क्योंकि रो इतना बड़ा नहीं बल्कि सिंगल डिजिट हो गया, जैसे यहाँ पे डबल हो गया ये, और रो जब सिंगल डिजिट होगा तो इतना काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ लीजिए बात को। a wheel having moment of inertia 2, अच्छा 60 रिवोल्यूशन पर मिनट से घूम रहा है, कितना टॉर्क लगाएं कि ये 1 मिनट में रुक जाए। अच्छा पहले तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालिए, पहले वाली 2 पाई एफ की वैल्यू है 60 रिवोल्यूशन पर मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, रिवोल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड में, तो ये 2 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब क्या करें, अब हमें इसको रोकना है, ओमेगा डैश बराबर ओमेगा माइनस अल्फा टी, ये 0 है, और ये 2 पाई और अल्फा हम पहले फाइंड करेंगे, टाइम है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, तो 60 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, इसलिए एंगुलर रिटार्डेशन हो गया 2 पाई बाई 60, 2 पाई बाई 60 यानी कि पाई बाई 30 हो गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अल्फा आने के बाद क्या आप टॉर्क नहीं निकाल पाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बड़ा फेमस फार्मूला है, आई की वैल्यू 2 है और अल्फा की वैल्यू पाई बाई 30 है, पाई बाई 30 काट दिया 2 से 30 को, तो पाई बाई 15 न्यूटन मीटर आ गया। एक डिस्क इस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी, उसे 1 मिनट में रोकने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो 1 मिनट में रोकने के लिए हमने पहले एंगुलर रिटार्डेशन फाइंड किया और उसके बाद टॉर्क बराबर आई अल्फा से टॉर्क फाइंड किया। क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने किया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। कुछ लोगों ने अगर ये स्टेप नहीं लिया होगा तो कुछ गलतियां उनसे हुई होंगी, ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दी गई 60 आरपीएम है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। A disk of moment of inertia 2 revolving with 8 रेडियन पर सेकेंड दूसरी डिस्क पे रख दिया जाता है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 है और एंगुलर वेलोसिटी भी 4 है। ओके, तो जे इनिशियल इज इक्वल टू जे फाइनल, यानी कि पहले दो डिस्क अलग अलग घूम रही हैं, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, बाद में दोनों एम्बेड हो गई, कंबाइन, एक के ऊपर एक रख गई, चपक गई, ये हो गया नई एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। आइए वैल्यू रखते हैं जल्दी जल्दी, 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4, 2 प्लस I1 2 I2 4, और ये एंगुलर वेलोसिटी, नई एंगुलर वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, तो ये हो गया आपका 16 और 16, ये हो गया 32 और ये हो गया 6 ओमेगा, तो नई एंगुलर वेलोसिटी 32/6 का मतलब क्या हुआ, 16/3 रेडियन पर सेकेंड, कहीं है भाई, 16/3, ये लीजिए हो गया। सवाल एकदम आसान है, दो डिस्क पहले अलग अलग घूम रही हैं, फिर एक के ऊपर एक रख गई, चपक गई, तो कॉमन हो गई, और कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, लगभग सभी लोगों ने कर लिया होगा। द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन पार्ट ऑफ मोशन, बहुत सही बात कही गई है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होती है वो ये बताती है कि पहिया कितना तेज आगे बढ़ रहा है। ट्रांसलेशन मोशन ऑलवेज मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन, ये गड़बड़ कर दिया। ट्रांसलेशन मोशन मतलब सीएम चलना चाहिए, सीएम चलना चाहिए, ये लीजिए पहिया यहाँ पहुंच गया, सीएम अभी भी चल रहा है, सीएम के चलने को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, सीएम अभी भी चल रहा है, देख रहे हैं, तो सीएम चले तो इसका मतलब होता है ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है, ये जरूरी नहीं है, तो ये सही है और रीजन गलत है, और ये जो रीजन वाला स्टेटमेंट है गलत है तो एक्सप्लेन तो कभी करेगा ही नहीं, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3 सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, मास इतना, एक मीटर लंबी रॉड है, अच्छा भाई, अरे यार ये 1 मीटर लंबी रॉड है, ये देखिए 100 सेंटीमीटर मान लीजिए इसको,
इसमें यहाँ पर एक सेकेंड, इसमें यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर एक नाइफ एज है, चाकू का टुकड़ा, और उधर से भी 10 सेंटीमीटर पर दूसरी नाइफ वैसी है, वो लगा दी गई है, इस पे टिका दिया गया है इस तरीके से। तो ये हमारी 0 सेंटीमीटर की लाइन है, और यहाँ पर आपका है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर उधर से 10 है, यानी कि यहाँ पर जो मार्किंग होगी वो 90 सेंटीमीटर की होगी, यहाँ पर जो मार्किंग होगी वो 100 सेंटीमीटर की होगी। इसका पूरा वजन सेंटर पर होगा 55 न्यूटन, मास 5.5 है, एम दिया है तो mg, m इंटू जी मतलब 55 हो जाएगा न्यूटन, 55 न्यूटन। और ये कितना, यहाँ की मार्किंग कितनी होगी, यहाँ की मार्किंग होगी 50 सेंटीमीटर, और यहाँ की मार्किंग मान लीजिए है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक वेट रखा गया है, कितने किलोग्राम का है, ये 45 न्यूटन भार का है, 45 न्यूटन इसका वेट है, ये लीजिए, ये हो गया आपका 45 न्यूटन। तो क्वेश्चन है कि नाइफ एज जहां जहां पर है वहां पर क्या क्या रिएक्शन होगा। तो ये जो नाइफ का नोक है ये इसको रिएक्शन देगा, क्योंकि ये जो भारी भरकम रॉड है ये इसको एक्शन देगी, तो नाइफ इसको रिएक्शन देगा N1, और यहाँ पर रिएक्शन मान लीजिए N2। हमें N1 और N2 फाइंड करने हैं। अरे भाई, तो इस पॉइंट को A मान लीजिए और इस पॉइंट को B मान लीजिए, चलिए हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अबाउट B के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। हाँ, B के अबाउट निकालिए तो N1 आ जाएगा, N1 आ जाएगा तो N2 आ जाएगा। तो B के अबाउट N1 का टॉर्क कितना होगा, N1 इंटू 80, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर की मार्किंग है और ये 90 की है, तो ये कितना हुआ, अरे 10 और 90 के बीच का गैप ये 80 हुआ ना। टॉर्क लिख रहे हैं भैया, टॉर्क लिख रहे हैं। नेट टॉर्क 0 का मतलब होता है क्लॉकवाइज टॉर्क लिखो और उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से काउंटर करवा दो, यानी कि बैलेंस करवा दो। ये लीजिए बैलेंस करवा दिया हमने। तो क्लॉकवाइज टॉर्क N1 बनाएगा, N1 इंटू 80, और बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। B के अबाउट N1 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा और बाकी सबका एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये देखिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 का कितना होगा, ये 30 और ये 90, 60, और ये वेट 55 न्यूटन कितना होगा, 50 पे 55 न्यूटन वेट है भैया, मार्किंग 50 की है। पहले 55 लिखो, फोर्स लिखो पहले, फोर्स इंटू ये दूरी, 50 और 90 के बीच की दूरी हो गई 40, ठीक है ना। तो आप देखिए कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन होता जा रहा है। ये 0 हो गया, 35 की जनसंख्या 3 24 2700, और ये हो गया 0 2200, तो ये हो गया 4900। 80 N1 is equal to 4900, so N1 is equal to 4900 by 80, 490 by 8, 8 6 जा 48, बचा 1, 1 जा बचा 2, 20 हो गया 2, 61.2, 61.2 N1 आ गया पहले ही। बस जब 61.2 मैच कर गया तो दूसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। और दूसरा भी ऐसे ही निकल आएगा। दूसरा कैसे निकलेगा, N2 कैसे निकले मैं बताता हूँ। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड में, अपवर्ड में N1 प्लस N2 और डाउनवर्ड में 45 और 55। अरे भैया, रॉड ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, यानी कि अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि N1 प्लस N2 बराबर डाउनवर्ड वाले ये दोनों मिलकर कितने हो गए 100, और N1 कितना है 61.2 और N2 हमें फाइंड करना है। सो N2 इज इक्वल टू 100 माइनस 61.2, कितना बचा बताओ। 60 जाता तो 40 बढ़ता, 38, 38.8 न्यूटन, 38.8 ये देखिए हो गया, ठीक है ना।
तो जब पहला ऑप्शन मैच कर जाया करे तो अगले को ना मतलब जब एक डेटा मैच कर जाए, है ना, तो अगले को सॉल्व करने में टाइम यहाँ खराब कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में ना करिए, जल्दी करें। कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, अच्छा, और इसका हमें एक कॉर्नर से जाने वाला ये एक्सिस है, देखिए इसके अबाउट हमें आई फाइंड करना है, और इसके लिए हमको यहाँ पर एक ICM बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये ICM हो गया और ये इनके बीच की दूरी D हो गई, साइड लेंथ A है, ठीक है ना। तो पहले हम I फाइंड कर लें, अरे I ही फाइंड करना है पहले, बाद में क्या बात है भाई। तो I बराबर होता है ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर, D जो होगा वो पूरे डायगोनल का आधा होगा, a√2/2, यानी कि a/√2। आपको बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद तो यही है कि बात समझ में आ रही होगी। पूरे डायगोनल, ये पूरा डायगोनल a√2 का आधा होगा। ICM बताइए 1/6 MA स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर का मतलब हो गया a²/2। इस प्रकार से 1/6 प्लस 1/2 MA स्क्वायर, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 1 + 3 MA स्क्वायर, यानी कि 4/6 MA स्क्वायर। 4/6 MA स्क्वायर का मतलब हो गया 2/3 MA स्क्वायर। ये लीजिए हो गया, आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल किया गया है। एक फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है, रोटेट करने को फ्री है, उस पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। तो क्वेश्चन है कि कितनी देर बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। फोर्स लगाया, फोर्स से टॉर्क बनेगा, फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ये है रेडियस, रेडियस 0.2 मीटर, तो फोर्स से टॉर्क बनेगा। पहले टॉर्क निकाल लीजिए, टॉर्क बराबर F × R, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी 10 × 0.2, तो ये हो गया 2 न्यूटन मीटर। टॉर्क बराबर क्या होता है, I α होता है, समझो बात को। तो टॉर्क 2 है और I का मान 0.4 है, वो कहाँ गया, ये लिखा 0.4, और ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो अल्फा बराबर हो गया 2/0.4, यानी कि 20/4। 20/4 का मतलब हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जब अल्फा आ गया, हाँ पहले फोर्स से हमने टॉर्क निकाला, टॉर्क से हमने अल्फा निकाला, और अल्फा एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, ओमेगा = ओमेगा डैश = ओमेगा प्लस अल्फा टी। तो ये रेस्ट और अल्फा है 5 और टी कितने सेकेंड, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो 4 सेकेंड बाद एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड होगी। तो ये आपका जो फिजिक्स टेस्ट सीरीज है न्यू स्पीड की, उसमें 6वां टेस्ट जो हुआ उसका पूरा सोल्यूशन हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में। क्वेश्चन लगाते रहिए, रेगुलर टेस्ट देते रहिए, रेगुलर उनके सोल्यूशन देखते रहिए, और 5 कदम नीट की ओर के जो सीरीज चल रही है उसको भी देखते रहिए। इस प्रकार से आपका इतना मटेरियल दिमाग में आपके आ जाएगा कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। 10 से 15 सवाल रोज अपने मन से लगाते रहिए। थैंक यू।